हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? ऑप्शन 1 है मेरठ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है टोरा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है वैराट अभिलेख, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ लेखों में से एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। तो ये 2 स्तंभ अभिलेख हैं जिनको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाया था। एक है मेरठ से और दूसरा है हरियाणा के टोपरा से। इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित करवा दिया? तो ये करवा दिया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो पूछा गया है कि इनमें से किस अभिलेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 है भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी है प्रथम लघु शिलालेख, ऑप्शन सी है 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी है पहला वृहद शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम लघु शिलालेख। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है जो कि कर्नाटक के 3 स्थानों मास्की। तो सबसे पहले अशोक का नाम अशोक कौन से लघु शिलालेख में मिला है? वो मिला है मास्की में। उसके बाद नेतुर और फिर है उदयगोलम तथा मध्य प्रदेश के गुजरा से मिला है। तो सबसे पहले अशोक का नाम अशोक पूछा जाए कि कौन से अभिलेख में मिलता है तो आंसर हो जाएगा मास्की लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? ऑप्शन 1 है प्रधान शिलालेख राज्यादेश 13, ऑप्शन बी है शिलालेख राज्यादेश 6, ऑप्शन नंबर सी है लघु शिलालेख राज्यादेश प्रथम। व्याख्या देखते हैं इसकी। चलिए, प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था तथा उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्योग नहीं किए। उसे बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है। अतः विकल्प सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कौन से कथन सही है। कथन 1 है, किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसान चौथे से छठा हिस्सा कर के रूप में देते थे। कथन 2 है, इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। कथन 3 है, मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा क्योंकि मौर्यों का जो साम्राज्य था वो पूर्वोत्तर भारत का कुछ हिस्सा छोड़कर और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा छोड़कर पूरे भारतीय महाद्वीप में फैला हुआ था। तो चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। किसान अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक कर के रूप में देते थे। अतः कथन 1 जो है वो सही नहीं है। कथन 2 है, जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर लिया जाता था। अतः जो कथन 2 है वो सही है। कथन 3 है, मौर्यों का शासन भारत में केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। कथन 1 है, अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन भी है, इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में सतसहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है।
कथन सी है कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। कलिंग का जो युद्ध था वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया गया था। नेक्स्ट है इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 11वें शिलालेख में नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल व्याख्या कौन से अभिलेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है कि 11वें में। तो इस तरह से कथन डी जो है असत्य हो जाएगा। राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात अशोक ने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। इसी संदर्भ में अशोक के अभिलेख 7 सहस्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः कथन ए और बी दोनों ही सत्य हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है कि कलिंग युद्ध उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद हुआ था। अतः कथन सी भी जो है सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन के साथ मैं डिटेल व्याख्या इसलिए करवाती हूँ ताकि आपके एक ही क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। यदि आप इसको करना उचित नहीं समझते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, एग्जाम जो क्लियर हमें करना है। तो चलिए विचार 1 है उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की तथा अपनी सेना का विघटन कर दिया। विचार 2 है उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। विचार 3 है उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इन तीनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 जो हैं बिल्कुल सत्य हैं। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद नितांत शांति की नीति नहीं अपनाई, परंतु वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में ही रखा और अपनी सेना का विघटन नहीं किया। इस तरह से कथन 1 सही नहीं है। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्राएं की। उसकी इस यात्रा के लिए धम्म यात्रा शब्द का उल्लेख मिलता है। इस तरह से कथन 2 सही है। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्धों के तीसरे सम्मेलन या कि तीसरी संगीति का आयोजन करवाया था। अतः कथन 3 जो है सही है। तो चलिए बौद्ध संगतियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए जानते हैं प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति का स्थान है राजगृह सप्तर्षि गुफा। समय था 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में। इस बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। तो बौद्ध धर्म के 2 पिटक यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था इस बौद्ध संगति के समय में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर या सरुकमानी। शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति? आंसर हो जाएगा कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में। उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था। तो इस तरह से दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता की थी साबकमीर ने। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। समय था 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। शासनकाल था अशोक मौर्य के शासनकाल में हुई थी। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधाम पिटक को जोड़ा गया।
तो 2 पिटकों का संकलन पहले से ही प्रथम बौद्ध संहिता में हो चुका था और तीसरा पिटक यानी कि अभिधाम पिटक तृतीय बौद्ध संहिता में बौद्ध ग्रंथों में जोड़ा गया था। और तीसरी बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। स्थान था पाटलिपुत्र और समय था 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संहिता। कहाँ हुई थी? ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। समय था प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश के काल में। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। तो इस बौद्ध धर्म के समय में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 बौद्ध संहिताएं। हर यहाँ से भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप इन चारों बौद्ध संहिताओं के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। कथन 2 है समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए रज्जुक की नियुक्ति की गई थी। तो ये दोनों ही कथन जो है गलत हो जाएंगे। कथन 2 गलत क्यों है? क्योंकि समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रज्जुक की नियुक्ति नहीं की गई थी बल्कि धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। और इसी तरह से अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था रज्जुक को, न कि धम्म महामात्र को। तो दोनों का जो है अपोजिट दिया गया है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। न तो 1 सही है और न ही 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए की थी। रज्जुक को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार दिया गया था। तो धम्म महामात्र का कार्य था धम्म का प्रचार करना और रज्जुक का जो कार्य था वो था अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई। तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया। तो ये गलत है, सभी सामाजिक उत्सवों को बंद नहीं करवाया गया था। नेक्स्ट है राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक कर्मकांड का विरोधी था, विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का विरोधी था। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी। इस तरह से कथन 1 जो है सही है। नेक्स्ट है उसने सभी सामाजिक उत्सवों पर रोक नहीं लगाई बल्कि ऐसे तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोहों पर रोक लगा दी जिनमें लोग रंग रैलियां मनाते थे जो सामाजिक कुरीतियों के प्रतीक थे। अतः कथन 2 जो है सही नहीं है। नेक्स्ट कथन है अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई। उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की बल्कि उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिए। उसके पास पर्याप्त साधन संपदा होने के बाद भी कलिंग विजय के बाद और कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में वह अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। अतः कथन 3 भी जो है सही है। तो दोस्तों इस तरह से कथन 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अखनातून, ऑप्शन सी है सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर डी है दारियाबहु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अखनातून। ईसा पूर्व 14वीं सदी में मिस्र के शासक अखनातून ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 है कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है शीर्षक अधिकारी तीर्थ कहलाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है पर्ण 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था, तो ये गलत हो जाएगा, ये सोने का सिक्का नहीं था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया और उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, अतः कथन 1 जो है सही है। नेक्स्ट है मौर्य शासनकाल में शीर्षक अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट है पर्ण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था, यह मुद्रा का एक प्रकार था, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह से पर्ण जो था 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था, न कि सोने का। तो इस तरह से 3 जो है सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, अतः कथन 1 जो है गलत है। तो दोस्तों समाहर्ता जो था कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी था, उसका जो कार्य था राजकीय करों का संग्रह करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना भी इसी के कार्य थे। नेक्स्ट है सन्निधाता, तो सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषागार और भंडार घर का संरक्षक होता था। उल्लेखनीय है कि राज्य में समाहर्ता के कर निर्धारण के चलते लाभ हानि होती थी, इसलिए उसे अधिक महत्व दिया जाता था, अतः कथन 2 जो है वो भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कथन 1 है राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 3 है राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था, ये भी बिल्कुल सही है। कथन 4 है इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही हो जाएंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में अधिकारी जमीन को मापता और उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों के लगाए जाने की व्यवस्था का वर्णन हमें मिलता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का प्रयाचक था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस काल में कर निर्धारण की सुगठित प्रणाली का विकास किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सभी कथन जो है सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है। कथन 1 है बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, तो ये गलत हो जाएगा। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, ये भी बिल्कुल सही है। इस काल में पांडुरंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और यहीं से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे, अतः कथन बी जो है वो असत्य है। चलिए अगला देखते हैं। इस काल में पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाने की परंपरा भी शुरू की। इसका सबसे पुराना उदाहरण बरार की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 कथन है, ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। कथन 2 है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 है, पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा राज्य के जो कर्मचारी थे वो चारों तरफ आ जा सकते थे। नेक्स्ट है, पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। यहाँ से जलमार्ग के द्वारा कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे। कथन 3 है, पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। इस सुगठित सड़क मार्ग प्रणाली में पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। उल्लेखनीय है कि मैगस्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है जो कि पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सभी जो कथन हैं वो सही हो जाएंगे और ये उनकी डिटेल व्याख्या दी गई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री क्वेश्चन से रिलेटेड ये वीडियो या फिर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों। और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सहयोग से मुझे इस पथ पर और अच्छा काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन दोनों मिलता है। आपके सहयोग से मुझे इस पथ पर और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन के साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों हिस्ट्री क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।